जी अस्सलाम वालेकुम। क्या फॉर आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर 57। आज के लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं हम चैप्टर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टडी किया था वो, और गालबन उससे पहले वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, उसका भी मेंटी क्विज नहीं हुआ है। सही है, तो आज उन दोनों का मेंटी क्विज होगा। लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए ताकि क्विज स्टार्ट करें। तैयार हैं जी? चलिए, पहला क्वेश्चन फिर ये रहा आपके सामने। ओके, CRN, हाँ जी, इतनी CRN लिखे। CRN मोबाइल पे देख के CRN लिखे। CRN मोबाइल नहीं है, कोई बात नहीं। फिर चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लिख लिया? ट्वेंटी 26 फ्रेंड्स हैं, पूरी क्लास ने कंपनी बनाने का फैसला कर लिया, बिजनेस करने का फैसला कर लिया जी, लेकिन रजिस्टर नहीं करवाया। क्या कोई लाइबिलिटी होगी कि कोई लाइबिलिटी नहीं है? होगी होगी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई एक ही पर्सन कंपनी बना ले, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सोल प्रोप्राइटर अपने आप को कंपनी के तौर पे भी रजिस्टर करवा सकता है। उसे क्या बोलते हैं? क्या सिंगल मेंबर कंपनी में कोई डायरेक्टर होता है? 30 था कि 60 था कि 90 था, मिक्स हो गया। मुझे तो 30 को जेद में आ रहा है। 60 डेज आए। ये क्या पक्का 60 डेज है? लॉक कर दिया जाए? दोनों क्यों गलत है? डी ऑप्शन ठीक है। यस, नेक्स्ट। SCCP क्या एग्जाम्पशन देगा इसे? प्रिविलेज कि वो लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर होगी, लेकिन नाम में वर्ड लिमिटेड नहीं होगा। साथ साथ फौरन लगाओ, फौरन फौरन फौरन। साथ नहीं लगाने, क्या लगाने? दो सातों लिस्टेड के लिए। अच्छा, ये अनलिस्टेड है। 3 पक्का? 3 जी, करेक्ट है जी। साथ भी लगा दिया? अच्छा, मेरे कहने पे तो नहीं लगा दिया? नहीं लगाना था, मेरे कहने पे नहीं आना आपने।
क्या रोल होगा? एसेट्स को मैनेज करना, डी। क्या करे, रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है? किसके लिए? लिमिटेड बाय गारंटी के लिए? जी क्या करे, अपील करे कमीशन को, ऐसा ही है। रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट जी कंक्लूसिव एविडेंस है। लाइसेंस रिवोक करने से पहले क्या होगा? रिटर्न नोटिस दिया जाएगा और हियरिंग की अपॉर्चुनिटी, ताकि उसका मौकफ सुना जा सके। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। सब्सक्राइबर्स पर्सनली लायबल नहीं होते, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और पर्सन जो है जिनको आर्टिकल्स में डायरेक्टर के तौर पे नॉमिनेट किया गया था, ऑटोमेटिकली पॉइंट हो जाते हैं, दोबारा अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम से कम है, 180 डेज तक कंटिन्यू करते हैं। जिन जिन को पता होगा वो सारे मेंबर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे। ट्रांसफरिंग कंपनी के ऑफिसर्स, मेंबर और उनके रिलेटिव कितने अरसे तक नहीं ज्वाइन कर सकते?
किसी भी कंपनी को या उस कंपनी को जहां पे ऐसा ट्रांसफर हुए हैं, उस कंपनी को जिसमें ऐसे ट्रांसफर हुए हैं। क्या है? 1, 3rd एंड 4th, यही करेक्ट है। सी क्यों टिक किया? सेकंड करेक्ट है। इट मे डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस प्रॉफिट एज ए डिविडेंड टू मेंबर। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लोगों से चंदा मांग के डिविडेंड देंगे क्या? ये ऐसे नहीं करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसे नहीं करेंगे। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये करेक्ट है। हाँ जी। सेकंड रॉन्ग है। जॉइंट फैमिली बिजनेस मस्ट रजिस्टर इफ एक्सीड 20 मेंबर, नहीं, एक्सेप्शन है। पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट फैमिली में है क्यों? वरना सिंपल जॉइंट फैमिली में अगर 20 से मेंबर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी टॉपर्स की तरफ चलते। ऑनलाइन का बच्चा भी आज, शाबाश, बड़ी हिम्मत है, गुड। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ किधर, 8th, 9th, 10th। ओके, चल अब आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। जिन स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट नहीं की खड़े हो जाए चुप करके, शोर नहीं मचाना, चुप करके खड़े हो जाए, जल्दी से शराफत से खड़े हो जाएं। होम असाइनमेंट, ऑनलाइन वाली होम असाइनमेंट किधर है? ऑनलाइन वाली होम असाइनमेंट दिखाओ, कितने मार्क्स हैं? ऑनलाइन वाली होम असाइनमेंट किधर है? होम असाइनमेंट किधर है? ऑनलाइन वाली किधर है? देख रहे हैं ऑनलाइन वाली होम असाइनमेंट किधर है? ऑनलाइन वाली होम असाइनमेंट किधर है? कि ऑनलाइन वाली होम असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? ऑनलाइन वाली होम असाइनमेंट किधर है? कर रही हैं या अभी आपने की है वो दिखाने लगी हैं? ऑनलाइन वाली होम असाइनमेंट किधर है? बहन उनको छोड़े, आप अपनी असाइनमेंट की फिक्र करें। नफसा नफसी का आलम होना चाहिए, आपको अपनी असाइनमेंट की फिक्र होनी चाहिए, सिर्फ दूसरे की छोड़े, वरना आप अपनी भी नहीं कर पाएंगे। असाइनमेंट और रिटर्न किधर है? रिटर्न किधर है? रिटर्न किधर है? ऑनलाइन वाले किधर है? ऑनलाइन तो किधर? मैं कहा था एविडेंस आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन वाली असाइनमेंट किधर है? रिटर्न किधर है? रिटर्न ये कल वाली है, ऑनलाइन वाली क्यों नहीं की? ऑनलाइन वाली किधर है? ऑनलाइन वाली किधर है? आपके कल हमने सारी रात लगा के आपके जो प्रीवियस लेक्चर के क्विज है वो भी अपलोड कर दिया है। तो थोड़ा टाइम मिले ना वीकेंड पे तो रिवीजन करनी हो तो उन क्विज को भी, प्रीवियस वाले क्विज को भी अटेम्प्ट कर लें जी, वही करनी होती है। हाँ, रिवीजन के लिए वो बड़े अच्छे हैं और रिवीजन अच्छी कर देते हैं। किधर है असाइनमेंट? किधर है? ऑनलाइन किधर? रिटर्न किधर है? ऑनलाइन किधर है? शर्म, ऑनलाइन वगैरह रजिस्टर से क्या ताल्लुक है? कराई जा गोलियां। ऑनलाइन पूछना किधर रजिस्टर है? किधर है ऑनलाइन? और शर्म कर कुछ ना, ये असाइनमेंट करते ना करोगे क्या? फिर कहोगे सर ने ठीक नहीं पढ़ाया था। किधर है असाइनमेंट आपकी? असाइनमेंट किधर? और ऑनलाइन वाली किधर है? ऑनलाइन वाली क्यों नहीं की? किसने करनी थी ऑनलाइन? थोड़ा सा टाइम, 20-25 मिनट में हो जाती है। कितने स्टूडेंट्स ने किया ऑनलाइन वाली असाइनमेंट? कितने अरसे में होगी थी? 10-15 मिनट।
पूरी की थी ना असाइनमेंट, शाबाश शाबाश, 10-15 मिनट। किधर है ऑनलाइन वाले, किधर असाइनमेंट? कुछ शुरू करो, क्यों नहीं करते असाइनमेंट, क्यों नहीं करते? और ना रिटर्न करते हो ना ऑनलाइन करते हो, करोगे क्या? सिर्फ लेक्चर लेने से पास नहीं होता, ये सी है भैया, नहीं होता, बीए नहीं है। असाइनमेंट किधर है? ऑनलाइन वाले किधर है? ऑनलाइन में आपको एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग करना सिखाया जाता है, केस स्टडी की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको पता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन केस स्टडी के होते हैं, आपने नोट किया ये? असाइनमेंट करे तो पता चले ना ऑनलाइन की। वो केस स्टडी की प्रैक्टिस, केस स्टडी के साथ आपको कंफर्टेबल करवाया जा रहा है, ताकि जैसे केस स्टडी आपका ये तो सैकड़ों दफा की हुई है, कितनी दफा? ये तो रोज हम चाय का कप पीने बैठते थे तो 20-25 केस स्टडी उधर फड़का देते थे। ये चाय हॉस्टल में कि कोई बात नहीं, किसी का बना के बारियां लगा लेना, एक दिन आप बना लिया करें तीनों चारों के लिए, दूसरे दिन वो बना लिया करेंगे, ऐसे करके है। किधर है ऑनलाइन वाले, किधर है? ओ भैया ऑनलाइन वाले असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं करते? और रिटर्न किधर है? और ये है कौन? इसको मैंने कभी देखा ही नहीं क्लास में, ये कहां से आ गया? हमारी असाइनमेंट भी नहीं करता ये साथ वाला भी नहीं करता, ये आप लेके आए भाई को। असाइनमेंट किधर है और रिटर्न किधर है? रिटर्न किधर भैया? रिटर्न किधर है? ऑनलाइन वाले किधर है? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट असाइनमेंट किधर है? ऑनलाइन वाली असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की? किसने करनी है असाइनमेंट? कब करेंगे असाइनमेंट? रिटर्न वाली किधर है? रिटर्न वाले मैंने की सुबह। अच्छा ये मैं कंफर्म हूं कि ये कल वाली असाइनमेंट नहीं है, ये जो कल मैंने असाइनमेंट यानी आज जो करी थी वही लेटेस्ट वाली असाइनमेंट। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है भाई? किधर है सर? क्यों नहीं करके? ओ लगी तो नहीं लगी, ये ले फिर। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? किधर आपकी असाइनमेंट किधर है सर? ऑनलाइन वाली असाइनमेंट किधर है भाई? ऑनलाइन वाली असाइनमेंट। और तेरी ना रिटर्न असाइनमेंट ना ऑनलाइन, जिंदगी में करेगा क्या मेरा भाई? ऐप खराब, गोली मारो ऐप को, रिटर्न तो कर लो ना, रजिस्टर तो चलता है, पेन पेंसिल चलता है कि नहीं चलता, वो कर लो। वो क्यों नहीं की मेरे भाई ने? और क्यों नहीं की? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? आपकी असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट अब ऐसे मासूम ऐसे मुंह नीचे करके मुंह बना लेते हैं ऐसे, क्यों नहीं की असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है आपकी? बहन किसने करनी है असाइनमेंट? कब करेंगे असाइनमेंट? आपके घर वालों को पता है कि आप लोग असाइनमेंट नहीं करते? तो क्यों ना उनको बता दिया जाए। क्या कैसा आइडिया है ना? शरारती आइडिया है, लड़ाइयाँ होंगी, है इनकी ठुकाइयाँ होंगी, इनके मुझे मजा आएगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, है नहीं? किधर है असाइनमेंट? और क्यों असाइनमेंट किधर है? ना रिटर्न की असाइनमेंट, रिटर्न असाइनमेंट है। ऑनलाइन वाले नहीं की, क्यों नहीं की ऑनलाइन वाले? असाइनमेंट किधर है? क्यों नहीं की? क्या होता? और क्यों नहीं की असाइनमेंट? यार असाइनमेंट का टाइम नहीं मिलता ना करे। सीए का बच्चा तो उसको पास तो टाइम ही टाइम होता है, उसने कौन सा कोई घूमना फिरना होता है? ऐसा ही है कि घूमना फिरना होता है, रोज थोड़ी घूमना फिरना होता है। असाइनमेंट किधर है तेरी? क्यों नहीं की? असाइनमेंट किधर है भाई? ये पूरे ग्रुप ने नहीं की यार, ये क्या लोग है? ये क्या है? रजिस्टर असाइनमेंट किधर है आपकी? असाइनमेंट कर लिया करे, असाइनमेंट कर लिया करे, कुछ पता चले केस स्टडी कैसे, वरना केस स्टडी समझ आएगी आपको एग्जाम में जाके, लिखी नहीं जाएगी, पक्का बता रहा हूं। जो स्टूडेंट रिटन असाइनमेंट नहीं करते ना, उनसे केस स्टडी एग्जाम में लिखी समझ आएगी, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये नहीं पता चलेगा। और जो ऑनलाइन असाइनमेंट नहीं करते वो केस स्टडी से डरते ही रहेंगे। वो जब तक बार बार नहीं करेंगे ना तो आप उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे। चलिए असाइनमेंट में मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन थे, फटाफट जल्दी करें। कौन कौन सा क्वेश्चन था असाइनमेंट में कल की? क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 पर लाइसेंस ऑफ ए कंपनी फाउंड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्ट हैज बीन रिवोक्ड बाय द एससीसीपी। लाइसेंस देता कौन है और रिवोक कौन करेगा? एससीसीपी। तो याद रखिएगा एससीसीपी ने, ये लाइसेंस सिर्फ इजाजत है, रजिस्ट्रेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की करनी है वो रजिस्ट्रार ने ही करनी है। एससीसीपी ये लाइसेंस जब देता है तो बेसिकली इजाजत देता है कि हाँ जी बना ले कंपनी। अंडर द कंपनीज एक्ट डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस एंड स्टेट द प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? ये ले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है लाइसेंस रिवोक हो गया तो?
ये असाइनमेंट क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? एक्टिविटी स्टॉप, ऐसे ट्रांसफर कर दी जाएंगे। और कंपनी ने क्या करना है फिर ये बताइए? ऐसे ट्रांसफर करने हैं किसको? कितने अरसे में? 90। और फिर क्या करना है ट्रांसफर करने के बाद? रीजनेबल अमाउंट रख सकते हैं। और रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट जमा कराएंगे। कितने दिन में? 15 दिन के 90 डेज। 15 दिन में रजिस्ट्रार को रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी कि रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है? पक्का देख ले। और रजिस्ट्रार क्या करेगा फिर? 30 दिन के अंदर एक्सेप्ट करेगा रिपोर्ट को। और फिर कंपनी वाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करी। ये सारा रिप्रोडक्शन ही है कि केस स्टडी वाला सवाल है? रिप्रोडक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 11 आ गया जी। मलिक एंड आजाद बीइंग द प्रमोटर्स ऑफ मासूम लिमिटेड। प्रमोटर समझते हैं किसको बोलते हैं? प्रमोटर किसको बोलते हैं? कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए जो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। ये इसने कहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आर्टिकल्स प्रिपेयर नहीं कर रहे। ये और कोई नहीं बोलेगा क्यों नहीं कर रहे यार। ये मलिक और आजाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं, आर्टिकल्स नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हाँ, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए आर्टिकल्स ऑप्शनल है, चाहे जमा करवाए चाहे। तो उन्होंने नहीं जमा करवाए तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो इतराज तो नहीं है भाई। ये दोनों सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करवाएंगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है क्योंकि आर्टिकल्स ऑप्शनल है। Under the provisions of Companies Act, advise them about the conditions required to be fulfilled for registering the memorandum. Also state remedies available to them if for any reason the registration is refused. तो क्या conditions हैं? क्या conditions हैं? कि memorandum association क्या हो? Written हो, signed हो, sequentially numbered हो, dated हो, और फिर इसके साथ डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी जमा करवाएं, एड्रेस भी जमा कराएं, फीस जमा करवाएं। अगर रजिस्ट्रार इसको रिफ्यूज कर देता है तो दो ऑप्शन दोनों बतानी है। एक करेक्टर के रीसबमिट करवाएं और दूसरा हाँ कमीशन को अप्लाई करें। 11 में प्रॉब्लम बताइए। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था या केस स्टडी थी? लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा, हल्का ऐसे लग रहा था जैसे केस स्टडी हो ना। वो सिर्फ नाम ही सवाल किया, वरना जो उसने रिक्वायरमेंट पूछी है वो रिप्रोडक्शन की है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये लग रही है केस स्टडी। ऑन 29 अप्रैल 2012 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एबी लिमिटेड वाज फाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। हाउएवर on 25 May 2012 a letter from the registrar office was received by the subscriber to the memorandum in which the registration was refused on the ground that object stated in the memorandum were inappropriate. कोई स्मगलिंग का ऑब्जेक्ट कर दिया होगा उन्होंने कोई। Describe what course of action is available to AB Limited in the above situation according to Companies Act 2017. क्या course of action available है? रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन ही हो गया ना, तो इसको आपने ब्लाइंडली छापा मार देना है। ब्लाइंडली छापा नहीं मारना, क्या करना है? हाँ कस्टमाइज करना है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के लिहाज से कस्टमाइज नाम लिखने हैं, उसमें डेट्स लिखनी है। ठीक है कि अगर जो टाइम पीरियड है कि कितने अरसे में कर सकते हैं, तो जो कि क्वेश्चन के अंदर डेट्स का मौजूद होना ये इंडिकेशन है कि वो आपसे रिक्वायर करता है आपके आंसर में भी डेट्स मौजूद हो। तो लिख लीजिए क्वेश्चन में कि केस स्टडी में अगर डेट्स हैं तो आपके आंसर में भी डेट्स होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं?
नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन? Promoter of a company had engaged a corporate lawyer for the incorporation of a company. Promoters ने लॉयर को कहा भैया कंपनी बनाने में हेल्प कर देना. लॉयर ने कहा काम ही मेरा यही है, मसला ही कोई नहीं. Terms of which are agreed before the work on incorporation commenced. टर्म एग्री होगी. प्रोमोटर्स डिड नॉट सेटल. अच्छा, इसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई. इनकॉर्पोरेट होने के बाद प्रोमोटर्स ने लॉयर की फीस सेटल नहीं की. एक्सप्लेन वेदर द लॉयर्स कैन क्लेम द फी फ्रॉम द कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन. इसमें असल कंसेप्ट पता क्या है? एक कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं हो सकती जो उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले है. क्या आपकी पैदाइश से पहले जो वकूआ हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? मैं कहूं सेकेंड वर्ल्ड वार का जिम्मेदार ये बैठा है, ये बैठा है. क्या ये बात सच है? क्यों? कहेगा सर मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था. थर्ड वर्ल्ड वार का कहे तो वो शायद मेरा रोल उसमें हो गई, सेकंड में तो नहीं है. क्यों? उसी तरह कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स उसकी इनका, हालांकि चाहे कंपनी के लिए ही हुए हो, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट चाहे कंपनी बनाने के लिए ही हुए, लेकिन कंपनी तो नहीं ना किए. तो जिसने किए जिम्मेदार कौन है? तो क्या कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए कंपनी बनाने के लिए? क्या कंपनी लायबल है उनको पे करने के लिए? कौन लायबल है वाला? प्रोमोटर्स. पर्सन लायबल है, कंपनी लायबल. लेकिन एक इसमें आपको ट्विस्ट बता दूं, अगर क्योंकि कंपनी जब रजिस्टर हो जाती है तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स उसके अप्लाई हो जाते तो उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है. ये कंसेप्ट पता है ना आपको? तो अगर आप कंपनी के आर्टिकल्स में लिख दे कि कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल होगी, तो फिर जब मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर होंगे तो वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली लायबल हो जाएगी. उस सूरत में अपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल होगी कंपनी. कब कब कब? अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में लिख दिया गया हुआ, आर्टिकल्स में लिखते हैं बेसिकली. अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो याद रखें कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो कंपनी के भले के लिए क्यों ना किए हुए हो. कुछ समझ आई मेरे भाई को? चलिए और कोई क्वेश्चन? और कौन सा क्वेश्चन था? सब क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट कर दूं? आप दोबारा फीस दे देना. 11 में क्या प्रॉब्लम है दिखाएं. 11 में इशू क्या है? कोई स्पेसिफिक इशू है तो वो बताएं ताकि मैं उसको डिटेल में डिस्कस करूं. क्वेश्चन 11 है एडवाइस कंडीशन. अच्छा, इन्होंने कहा है सर ये जो मलिक और आजाद वाला क्वेश्चन है इसमें कंडीशंस नहीं मिल रही, कहाँ लिखी हुई है? ऐसा ही है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम आल्सो स्टेट रेमेडी. तो कंडीशन वही है रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम. एक मिनट है, ये है हमारे ये प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. हाँ जी, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं पूछा उसने. ये जो है ना, नेम रिजर्व करवाना है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, ठीक है, ये ही कंडीशंस है. ठीक है जी. चलिए, हाँ एमओ. अब असल में अगर आपको लगता है कि इसमें मार्क्स ज्यादा हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कंडीशंस कहाँ लिखी हुई है उसने? नहीं वो तो नहीं, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे. क्या है? हाँ जी बिल्कुल, यही जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में 4 है ना, .4 पेज नंबर 13 पे ये है, यहाँ पे है इसका आंसर. ये दोनों आगे पीछे ही है, उसने उस .4 में भी ऊपर नीचे किए हुए. इसके अलावा कोई क्वेश्चन? 18 क्लियर हो गया जी. 18 एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए उसने पास्ट में बहुत पुराना पहले कई दफा पूछा, अब नहीं पूछता. वैसे क्या प्रोमोटर्स लायबल होंगे? यस. अच्छा, इसमें हमने ये तो बता दिया कंपनी लायबल नहीं है अपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से. तो अगला सवाल ये होता है कि कौन लायबल है? प्रोमोटर्स लायबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन 19 था और बस यही था क्वेश्चन. वो मिसेस राहिल वाला क्वेश्चन नहीं था. अगर कंपनी नहीं बनी
तो फिर प्रमोटर जाने लॉयर जाने, वो डिपेंड करता है उनकी अरेंजमेंट क्या थी, उनकी अरेंजमेंट क्या कंपनी बनने पे थी या कि सिर्फ स्टेप्स लेने पे थी, वो डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अब आपने क्या करना है, वीकेंड है तो आपने होम असाइनमेंट तो जो करनी है सो करनी है। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज भी सारे लाजमी करने हैं आपने। कंपनी लॉ के चैप्टर 1 के एमसीक्यू सारे हाँ, उसमें शायद असाइनमेंट में मैं ऐड नहीं कर सका, उसको ऐड समझिए आप। चलिए जी स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। सब ठीक है? क्या टाइप ऑफ कंपनीज हमें पता है? क्लियर? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी समझ आ गया हमें, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ये बेसिकली लिंक करता है चैप्टर 2 हमारे चैप्टर 1 के लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने ये स्टडी किया था कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस क्या है, और उसमें हमें पता चला कि 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवानी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार को। और इसमें भी ज्यादा है मेमोरेंडम है, क्योंकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए आर्टिकल्स को सबमिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट जो हर कंपनी ने लाजमी सबमिट करवानी है वो है मेमोरेंडम। तो दोनों में से ज्यादा अहम कौन सी वाली डॉक्यूमेंट हुई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्ट्रार को जमा करवाने पड़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये सीख रहे हैं कि मेमोरेंडम में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी और आर्टिकल्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी प्रिपेयर करती है। कंपनी से मुराद जो प्रमोटर्स प्रिपेयर करेंगे और रजिस्टर करवाएंगे रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। और ये मेमोरेंडम इतना अहम है कि कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो इसमें अगर आप देखें लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, तो टोटल 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। इनमें से जो 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, ये मेमोरेंडम से रिलेट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 आर्टिकल से रिलेट करता है, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 जनरल प्रोविजन, ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों से रिलेट करता है। इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों के लिए। फिर से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 में कौन से कंसेप्ट डिस्कस करेंगे? जो सिर्फ मेमोरेंडम के लिए है। 4 में कौन सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे? आर्टिकल्स के लिए। 5 में जो दोनों में अप्लाई होता है। डन जी। तो एक दफा जरा पढ़ लीजिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम, क्लॉजेज मतलब सेक्शन ऑफ मेमोरेंडम, कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्से होते हैं मेमोरेंडम में, क्या क्या लिखा जाता है मेमोरेंडम में, यह है क्लॉज। क्लॉज जैसे बुक में जो हम कहते हैं पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, जो कुछ भी लिखा होता है पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसे पैराग्राफ को क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर, इनके नंबर लगे होते हैं। जैसे हमारे ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, तो लीगल एग्रीमेंट्स में क्लॉजेज होती हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। तो यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? मेमोरेंडम के अंदर क्या कुछ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होगी। उसमें इंक्लूडेड होते हैं नेम ऑफ कंपनी, उसमें है रजिस्टर्ड ऑफिस, और क्या है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। लेकिन और भी है, जैसे कैपिटल क्लॉज भी है, फॉर एग्जांपल लायबिलिटी क्लॉज भी है। वो हम बाद में स्टडी करेंगे। जाहिर है कि आपने जो इस चैप्टर में इंक्लूड किया वो यहाँ डिस्कस करेंगे, जो बाकी किसी और चैप्टर में इंक्लूड किया है उस जगह पे। हालांकि हमारे ख्याल में अगर सारे क्लासेस मेमोरेंडम में जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी की सारी एक जगह पे डिस्कस हो जाती तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन बहरहाल लाइक आपने नहीं की तो नहीं की। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टडी करेंगे, और इसमें भी वही कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एक टिपिकल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्लासेस होती हैं, और लास्ट में होगा जनरल प्रोविजंस। देखिए जरा समझ आता है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। स्कोप क्या है इस चैप्टर का कि इसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें लिखी होती है वो पढ़नी है। चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो जो चीजें लिखी होती हैं हमने वो पढ़नी है। चैप्टर 2 का स्कोप क्या है, क्या पढ़ना है?
और आर्टिकल एसोसिएशन में जो जो चीजें लिखी होती हैं वो स्टडी करनी है। तो आइए जरा देखते हैं, स्टडी करते हैं। क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम, सबसे पहले क्या क्या क्लासेस होंगी। पहले हम इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में सारी क्लासेस पढ़ेंगे, इकट्ठी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद उन्हीं क्लासेस की डिटेल आगे पढ़ेंगे। जैसे नेम क्लास, क्लास ऑफ मेमोरेंडम में क्लास है, यहां पे हम सिर्फ समरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास एक क्लास है, बेसिक इंट्रोडक्शन यहां स्टडी करेंगे, डिटेल इधर। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एक और क्लास है, बेसिक कंसेप्ट इधर डिस्कस करेंगे, डिटेल इधर। शेयर कैपिटल क्लास एक क्लास, यहां पे ब्रीफ डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट किसी चैप्टर में डिटेल में। लर्निंग ऑफ चैप्टर 4 है, देखिए चैप्टर 4 का टाइटल क्या है, अथवा शेयर कैपिटल 5 है, हाँ 5। और फिर एक लायबिलिटी क्लास है, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ, डिटेल बाद में। तो यूं समझे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है ये आपको ओवरव्यू देगा उन चीजों का जो आपने आगे डिटेल में स्टडी करनी है। तो चैप्टर 2 में पहला कंसेप्ट है हमारा क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम में कौन कौन से सेक्शन लिखे होते हैं। कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, इट एक्सप्लेन्स व्हाट द कंपनी कैन डू, वेयर इट ऑपरेट्स एंड इट्स इंट्रोडक्शन दे रहा है। अहम चीज ये है क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कितनी क्लासेस, कितने सेक्शन, कितने पैराग्राफ हैं। कह रहा है गिनते जाएं, सुनते जाएं, गिनते जाएं। पहला नेम क्लास, पहली क्लास कौन सी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जिसमें क्या लिखा होगा, कंपनी का लीगल नेम। अगर दिस क्लास स्टेट्स ऑफिशियल नेम ऑफ द कंपनी, जैसे अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट पब्लिक कंपनी के नाम के एंड पे क्या लिखा होगा, वर्ड लिमिटेड। द नेम मस्ट एंड विद, पब्लिक कंपनी है तो नाम किसके साथ एंड होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो एंड पे क्या लगाना है, सिंगल मेंबर कंपनी एंड पे क्या लगाएंगे, नाम कंपनी लिमिटेड। गारंटी कंपनी है, नाम के एंड पे क्या लगाएंगे, अनलिमिटेड कंपनी है, नाम के एंड पे क्या लगाएंगे, क्लियर। और एक कंपनी ऐसी सामने आई, उसे देख के हम हैरान रह गए, उसके नाम के एंड पे ना वर्ड लिमिटेड था, ना प्राइवेट लिमिटेड था, ना एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड था, ना गारंटी लिमिटेड, ना अनलिमिटेड था। क्या भूतिया कंपनी थी ये, नहीं भूत नहीं था, ये क्या था, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है तो नाम के एंड पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। पब्लिक कंपनी के नाम के एंड पे क्या आएगा, प्राइवेट, सिंगल मेंबर कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के नाम के एंड पे क्या आएगा, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी के नाम के एंड पे क्या आएगा, अनलिस्टेड आएगा। अनलिस्टेड का सामने लिखा हुआ, अनलिस्टेड कंपनी के नाम के एंड पे क्या आएगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के नाम लिमिटेड आएगा। और लिस्टेड कंपनी के नाम के एंड पे क्या आएगा, बहन जी को हिलाएं, अपनी तो ने बात सुननी। लिस्टेड कंपनी के नाम के एंड पे क्या आएगा, लिमिटेड। लिस्टेड है, क्या लिस्टेड कंपनी के नाम में वर्ड लिस्टेड आता है, नहीं आता, शाबाश। तो बात समझ आ गई। तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, क्या आइंदा नाम से आप टाइप ऑफ कंपनी पहचान सकते हैं, पक्की बात है। ये स्किल एग्जैक्ट केस स्टडी में टेस्ट करता है। मैंने कल लिखवाई थी ना ये लाइन कि मैं नाम से पहचान सकता हूँ, नजुमी जैसे नहीं होते वो, क्या नाम से फाल निकालते हैं। हाँ, आधे लोगों को कहते हैं मैच जीत जाओगे, आधे कहते हैं मैच हार जाएंगे, आधे तो जीत ही जाते हैं, वो मुरीद बन जाते हैं, हार जाते हैं, वो कहते हैं बात अगली दफा से। तो क्या आप भी कंपनी ला के छोटे से नजुमी बनना चाहते हैं? कैसे भला, कैसे भला कि कंपनी के नाम से कंपनी के हालात का पता चल जाएगा, कंपनी के नाम से हालात का पता कैसे। नाम में वर्ड लिमिटेड लिखा हुआ है,
मैं बल्कि आपको एक कंपनी बताता हूँ, पीटीसीएल बताई थी मैंने आपको, हाँ, तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, पीटीसीएल से क्या बनता है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। बताइए कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, नाम से हालात बताएं, कौन सी है, पब्लिक प्राइवेट, कौन सी पब्लिक, शाबाश। लिमिटेड बाय शेयर के लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, शाबाश। लिस्टेड के अनलिस्टेड, ये आप नाम से नहीं बता सकते, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन केस स्टडी के अंदर देगा। तो याद रखें, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड ये आपको केस स्टडी में बताएगा, और बाकी पब्लिक है कि प्राइवेट है, नाम से जज करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक है कि प्राइवेट, नाम। लिमिटेड बाय शेयर है कि लिमिटेड बाय गारंटी, कहां जज करना पड़ेगा, नाम से जज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, क्लियर? तो वो जो कहते हैं वो मशहूर था कि नाम में क्या रखा है, वो झूठ बोलते थे, गलत बोलते थे। नाम में रखा, नाम में कंसेप्ट रखा है, और क्या रखा है, नाम से टाइप ऑफ कंपनी पहचानेंगे, और क्या करेंगे। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, दूसरी क्लास कौन सी है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। इसमें यह लिखा जाएगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस प्रोविंस में है। एक जिसे आप अकाउंटिंग में कहते हैं ना हेड ऑफिस, अकाउंटिंग में कभी कहते हैं हेड ऑफिस ना, उसे लॉ की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी के चाहे ब्रांचेस 50 जगहों पे हो, मेमोरेंडम में सिर्फ एक जगह का नाम आएगा, कौन सी जगह का नाम, जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है। अच्छा, उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखना, क्या लिखना है, सिर्फ प्रोविंस। और अगर, अच्छा आपको एक अजीब बात पता है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा तो है, लेकिन किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है। इस्लामाबाद, कच्चे का नहीं पक्के का इलाका है, पक्के। इस्लामाबाद किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस किसी प्रोविंस में है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में क्या लिखा जाएगा, प्रोविंस का नाम, जैसे सिंध, जैसे बलूचिस्तान। लेकिन अगर रजिस्टर्ड ऑफिस किसी ऐसी जगह पे है जो पाकिस्तान का हिस्सा तो है, किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, तब क्या लिखा जाएगा, उस एरिया का नाम, जैसे इस्लामाबाद। बस इतना काफी है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर लाहौर में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो क्या लिखा जाएगा, लाहौर नहीं लिखा जाएगा, प्रोविंस का नाम लिखा जाएगा। कसूर में है तो, शेखुपुरा में है तो, सरगोदा में, फैसलाबाद है। अच्छा, पंजाब में रहने वाले लोगों को तो मैं बताना ये चाह रहा था ऑनलाइन में स्टूडेंट्स के लिए, इनको आपको तो पता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है दूसरे प्रोविंस में रहने वाले बच्चों को ना पता हो, उनको अपने प्रोविंस के शहरों के पता हो। इसीलिए आईकैप जब ये कंसेप्ट को टेस्ट करेगा ना, तो सिर्फ मशहूर शहर पूछेगा। हर प्रोविंस में जो 3 सबसे मशहूर शहर है वो आपने नोट डाउन कर लेने। क्या करना है, हर प्रोविंस में जो 3 सबसे मशहूर या बट 3 सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं, तो कर लेंगे याद। जैसे पंजाब में मशहूर तरीन कौन कौन से शहर है, मेलसी, हाँ, तो वो तो जब करके जाएगा फिर मशहूर होगा। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद आ चले। और कराची में मशहूर तरीन शहर कौन से हैं, सॉरी सिंध में कराची है, सक्खर है, हैदराबाद, बस इतना काफी है। और केपी के में पेशावर और मर्दान, शाबाश, पेशावर, मर्दान और 4 सद्दा, बट ठीक है, पेशावर। और बलोचिस्तान में कोयटा और चमन। एक किला अब्दुल्ला मैंने कहीं पढ़ा था, किला अब्दुल्ला, ये कहाँ पे है, किला अब्दुल्ला बलोचिस्तान में, हाँ बस चले, ठीक है, काफी है। तो चले भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास पता चल गया, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में क्या लिखा जाएगा, कंपनी का कारोबार क्या है, करते क्या, नहीं करते बहुत कुछ होंगे, मेन बिजनेस क्या। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉलेज है,
कॉलेज का मेन बिजनेस प्रिंसिपल एक होता है बिजनेस, बिजनेस में कोई भी एक है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। कॉलेज का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या, कोचिंग प्रोवाइड करना। ऊपर तो समोसे भी बिकते हैं, ठीक है, वो भी, हाँ बिल्कुल। तो किताबें भी बिकती हैं, फोटोकॉपी वाली पे किताबें भी बिकती है। क्या ये भी मेमोरेंडम में लिखना चाहिए कि कॉलेज पढ़ाता भी है, किताबें भी बेचता है, समोसे भी बेचता है, और जरूरत पड़ी ना तो पार्किंग के पैसे लिया करेगा, तो वो भी इनकम है उसके लिए, पार्किंग से पैसे भी। तो बताइए क्या ये सारी एक्टिविटीज भी लिखनी चाहिए? नहीं। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में क्या लिखा जाएगा? हाँ, कोर एक्टिविटी। शाबाश, सुभान अल्लाह, बिल्कुल समंदर को कूजे में बंद कर दिया। कह रहा है लेकिन कोर एक्टिविटी कैसे? दिस क्लास स्टेट्स द मेन बिजनेस ऑफ द कंपनी। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कोर एक्टिविटी कौन सी है? सवाल ये। हाँ, जिस एक्टिविटी से हाईएस्ट रेवेन्यू आया या जिस एक्टिविटी के लिए हाईएस्ट एसेट रखे हुए, वो क्या होगा? कोर एक्टिविटी। जैसे हाईएस्ट एसेट जो है, जो एसी ही अगर लगा ले सिर्फ, तो सबसे ज्यादा एसी किस एक्टिविटी के लिए? फोटोकॉपी वाली शॉप पे सबसे ज्यादा एसी किस पे है? क्या कैंटीन में है? नहीं, कोचिंग वाली पे। तो एसेट्स के लिहाज से सबसे ज्यादा किससे हाईएस्ट एसेट में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है? फर्ज कीजिए 80% एसेट्स हैं कोचिंग के और 15% एसेट्स है कैंटीन में और 5% एसेट है फोटोकॉपी में। तो एसेट्स के लिहाज से हाईएस्ट लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा वाला है? कोचिंग। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर रेवेन्यू की बात करें तो कोचिंग से आते हैं 40%, फोटोकॉपी शॉप से आते हैं 5% रेवेन्यू, और कैफेटेरिया से आते हैं चाय वगैरह आपका खाना, सैंडविच, बिस्किट, उससे आते हैं 55%। तो बताइए रेवेन्यू के लिहाज से कौन सा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हुआ? कैफेटेरिया। तो लॉ कहता है कि जो रेवेन्यू के लिहाज से सबसे ज्यादा हुआ वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, या जो एसेट के लिहाज से सबसे ज्यादा हुआ वो। और अगर रेवेन्यू के लिहाज से कोई और हुआ और एसेट के लिहाज से कोई और हुआ, जैसा हमारी एग्जांपल में है, तो फिर विच एवर इज हायर। जैसे रेवेन्यू के लिहाज से 55% है कैफेटेरिया, एसेट के लिहाज से 80% है कोचिंग, तो बताइए 55% वाला प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा कि 80% वाला? समझाइए। इट इज द बिजनेस विच जनरेट्स हाईएस्ट एसेट्स या हाईएस्ट रेवेन्यू, और अगर दोनों में डिफरेंट बिजनेस आता है तो विच एवर इज हायर। की रूल्स क्या है? बिजनेस मस्ट मैच द कंपनीज नेम। कंपनी का नाम और बिजनेस एक जैसे। जैसे फर्ज कीजिए प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, आपने कहा मुस्लिम कमर्शियल बैंक, कंपनी का नाम है ना, नाम में क्या लाइन ऑफ बिजनेस आ रहा है कि नहीं? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी, नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कंपनीज एक्ट 2017 में उन्होंने बोला कि कंपनी के नाम में कंपनी का काम आना चाहिए। 2017 से पहले ये रूल नहीं था, इसलिए आपको हो सकता है पाकिस्तान में कुछ कंपनी ऐसी मिले जिनके नाम में उनका काम नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन तो अगर ना आए ऐसा, तो इसका मतलब आपने समझ लेना ये पुरानी कंपनी है, ठीक है। जैसे वो पार्टली पेड वाला कंसेप्ट है ना, पुराना चला आ रहा है। नया कंसेप्ट क्या है कि शेयर सिर्फ फुली पेड हो सकते हैं। उसी तरह पुराना कंसेप्ट क्या है कि कंपनी का नाम कुछ भी रख ले, जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चाहे नाम में शामिल करें या ना करें। लेकिन अब नया क्या है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नाम में शामिल होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते। और क्या? ओनली लॉफुल बिजनेस इज अलाउड। और भाई कोई इलीगल, कोई स्मगलिंग, कोई सपारी लेना, कोई अगवा करना, ये बिजनेस नहीं चलेंगे। जुए वाला बिजनेस नहीं खोलना। कौन से वाले बिजनेस की इजाजत दी जाएगी? अनलॉफुल तो इजाजत दी नहीं जाएगी ना, लॉफुल बिजनेस की इजाजत दी। और लॉफुल बिजनेस में भी कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कहती है मेरे से इजाजत लो, लाइसेंस लो, फिर कर सकते हो, वरना नहीं। जैसे बैंकिंग बिजनेस, आप बैंक खोलना चाहते हैं ना, हालांकि लीगल बिजनेस है लेकिन गवर्नमेंट की इजाजत चाहिए। आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी खोलना चाहते हैं, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना लीगल है, क्या गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये वो कह रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस है उनके लिए लाइसेंस चाहिए।
जैसे मैंने बताया बैंकिंग बिजनेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस है। पुरानी कंपनी प्रीवियस ऑब्जेक्ट क्लास के साथ चल सकती है। इसका मतलब पता है क्या है कि पुरानी कंपनीज के लिए अपने नाम में काम ऐड करना ज़रूरी नहीं है, वो अपने पुराने नाम, क्योंकि बहुत सी कंपनी थी, जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले लिमिटेड है। अब नेस्ले लिमिटेड जो है वो नाम से तो आपको नहीं पता चल रहा कि क्या करती है, वैसे तो पता होगा, आप चॉकलेट खाते होंगे, जूस वूस पीते होंगे तो पता होगा, लेकिन नाम में अगर फर्ज करें इस तरह की कंपनी है, उसके नाम में नहीं लिखा हुआ उसका काम, तो वो तो पुरानी कंपनी है। अब वो क्या, वो भी इस प्रोविजन के मुताबिक अपना नाम बदले, वो अपने पुराने नाम के साथ, सॉरी अपने पुरानी ऑब्जेक्ट क्लास के साथ कंटिन्यू करे, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। ध्यान जी, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस समझ आया? कितनी क्लासेस हो गई? 3। कौन कौन सी? नेम क्लास और ऑफिस क्लास, और फिर है लाइबिलिटी क्लास। ये क्या पढ़ाऊं, ये तो आपको पहले से पता है, पढ़ के देखे। लाइबिलिटी कितने, जो लिमिटेड बाय शेयर कौन सी कंपनी है? लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन क्यों नहीं किया भला? चैप्टर बाद में हुआ, जरूरत तो नहीं है। क्या ये बताने की जरूरत है लिमिटेड बाय शेयर कौन सी वाली कंपनी होती है? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर में लाइबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड बाय गारंटी में लाइबिलिटी कितनी होती है? शाबाश। 5वां ऑथोराइज कैपिटल। इसमें क्या लिखा होगा? ऑथोराइज कैपिटल भी आपको बताया हुआ ना कि उसमें कैसे लिखा जाता है। 1 मिलियन शेयर ऑफ रुपीज इज इक्वल टू, ये 10 मिलियन क्या कहलाएगा? ऑथोराइज कैपिटल। मैक्सिमम जो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ये तो हो गया ऑथोराइज कैपिटल। ये क्या हुआ? शेयर। शेयर और चीज है, शेयर कैपिटल और चीज है। लिखवाया था, सुभान अल्लाह, शाबाश। और ये 10 क्या चीज है? एक क्या लिखवाया था? फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, पार वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, अंडरटेकिंग। इसके अलावा भी अगर कमीशन ने कुछ मजीद शर्तें ऐड कर दी ना इन 5 के अलावा, वो भी इधर लिखी जाएगी। जैसे अगर हो ना एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो कमीशन मेमोरेंडम के अंदर मजीद कंडीशन भी ऐड करवा सकता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर मजीद भी उसने कोई अंडरटेकिंग, कोई सब्सक्रिप्शन क्लास, कोई और चीज कहा, तो वो भी इधर लिख दी जाएगी। और फिर एंड में मेंबर कहेंगे हाँ जी हम तैयार हैं, हम अंडरटेकिंग देते हैं, हम वादा करते हैं कंपनी बनाएंगे और इसे लॉ के असूलों के मुताबिक चलाएंगे। एंड में नीचे कहते हैं, ठीक है, हम सारे सब्सक्राइबर वादा करते हैं कंपनी चलाएंगे और लॉ के मुताबिक चलाएंगे। अच्छा, आप मेमोरेंडम एक दफा फिर से सारी क्लासेस जो है ना, 5 मेन क्लासेस और एक एसोसिएशन, ये सब्सक्रिप्शन, एक दफा पढ़ ले और मुझे एक बात बताएं। इसमें शेयर कैपिटल क्लास तो है, लोन क्लास नहीं है, बोरोइंग क्लास। क्या इसका यह मतलब है कि कंपनी बारो कर ही नहीं सकती? कर सकती है। बोरोइंग क्लास का लिखना मेमोरेंडम में लाजमी नहीं है। बोरोइंग क्लास का मेमोरेंडम में लिखना लाजमी, बोरोइंग क्लास लिखे बगैर भी कंपनी लोन लेना चाहे तो लोन, डिबेंचर इशू करना चाहे डिबेंचर इशू कर सकती है। डिबेंचर भी इशू कर, डिबेंचर जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, वो जनरल पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाता है। लोन बैंक से लिया जाता है, वो बैंक से पैसे इकट्ठे करने का नाम है। तो बोरोइंग करने के जितने भी तरीके हैं, कंपनी उन तरीकों से बोरोइंग कर सकती है, डायरेक्टर से भी बोरोइंग की जाती है। और इसके लिए मेमोरेंडम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एवरी कंपनी ऑटोमेटिकली हैज पावर, यानी इंप्लॉयड पावर है फाइनेंस रेज करने की। इंप्लॉयड याद है ना बिजनेस लॉ में? मेमोरेंडम ज़बानी कलामी होगा? नहीं, ज़बानी कलामी नहीं होगा। क्या होगा? प्रिंटेड होगा। पैराग्राफ में नंबर लिखा होगा, और हर पैराग्राफ को हम क्लास बोलते हैं, ये पता है ना आपको? क्लास नंबर 1, क्लास नंबर। साइन किया जाएगा, सब्सक्राइबर साइन करेंगे, हर सब्सक्राइबर करेगा, और डिटेल में लिखेगा। हाँ, हर सब्सक्राइबर करेगा। सब्सक्राइबर कहते हैं इसको जो साइन करता है। डिटेल क्या लिखेगा इसके साथ? अपना नाम, पता, स्टेटस, एड्रेस, कहाँ, नेशनैलिटी क्या है, वगैरह वगैरह।
साथ में एक विटनेस गवाह भी होगा। गवाह क्या साइन करेगा? यही कि ये सारी बातें ठीक लिखी है। गवाह कहेगा हाँ ये सब्सक्राइबर ने मेरे सामने साइन किया है। गवाह कहेगा हाँ ये वाला सब्सक्राइबर इसी एड्रेस पे रहता है। ये होगा गवाह। इंक्लूड द डेट, और आपने मेमोरेंडम में डेट भी लिख ली है, किस दिन लिखा गया जी भाई। क्लियर? ये था लर्निंग ऑब्जेक्टिव। भाई कुछ मुश्किल था तो बताइए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितनी क्लासेस हैं? नेम क्लास 6, टोटल 6। सब्सक्रिप्शन में अंडरटेकिंग क्लास भी है, वो एंड पे वो जनरल सी है लेकिन है जरूर। नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आपको सबसे मुश्किल क्लास कौन सी लगी? कोई? मुझे तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वाली सबसे मुश्किल लगी है। उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है? कर लेंगे, ओके चले ठीक है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। और छुट्टी आ गई और हमने इसका मौके का फायदा उठाते हुए जो पिछले जितने क्विज थे लेक्चर के रगड़ देने आपने सारे क्विज। लिखते जाए, अटेम्प्ट करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, ठीक है। जितनी देर में आपके दोस्त ने एक मूवी देखनी है ना, आपने उतनी देर में 10 क्विज अटेम्प्ट कर लेने। डन जी। तो आपका पूरा 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। रिवीजन के लिए बहुत अच्छे है, इसीलिए किया है, वरना प्रीवियस क्यों करने थे हमने। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।